गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के अनुसार। चैप्टर है सूक्ष्म जीव, हमारे मित्र और शत्रु। देखिए, सूक्ष्म जीव से तात्पर्य है ऐसे जीव जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। इन जीवों को हम नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं। केवल कुछ ही जीव ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, बाकी अधिकांश जीवों को हम नग्न आँख से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और इनको है वो 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग कौन से हैं? पहला देखिए, वो है जीवाणु। कौन सा है? जीवाणु। इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। दूसरा जो वर्ग है वह है कवक। इसको हम बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी। तीसरा जो वर्ग है वह है प्रोटोजोआ। और चौथा जो वर्ग है वह है शैवाल, जिसको हम एल्गी कहते हैं। एक 5वां वर्ग और है, लेकिन उस 5वें वर्ग को हम इस सूक्ष्म जीवों की गिनती से थोड़ा अलग रखते हैं। उसके पीछे कारण है, वो हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इन 4 वर्गों की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया देखिए, इसको तो जीवाणु बोलते हैं। तो ये भी प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं और इनके द्वारा कई प्रकार के रोग जीव जंतुओं में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर जैसे कि टाइफाइड का आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर मध्यम बुखार बना हुआ रहता है। तो ये एक जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको हम साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के रूप में जानते हैं। कौन सा जीवाणु है? साल्मोनेला टाइफी। ये जीवाणु दूषित पानी के द्वारा या गंदे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके हमारी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन्स होती है, उन आंतों में जाकर के इन्फेक्शन करते हैं, जिसके द्वारा हमें लगातार मध्यम गति का बुखार बना हुआ रहता है, भूख कम होने लग जाती है और आंतों के अंदर घाव हो जाते हैं। दूसरा जो डिजीज है क्षय रोग, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। क्षय रोग, और इसको क्या बोलते हैं? तपेदिक के नाम से जानते हैं। तपेदिक, क्षय रोग, तपेदिक, या फिर इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी से नया तात्पर्य ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये होती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये क्षय रोग होता है। और इस रोग के अंदर सर्वाधिक मात्रा में हमारे जो लंग्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। लंग्स में है वो इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाते हैं। और एक बार ये जीवाणु अगर हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है तो वो लगभग 4 से 6 माह तक बना हुआ रहता है। और इसके लिए जो इलाज की पद्धति अपनाई जाती है वो डोट्स कहलाती है, जिसमें रोगी को 6 से 4 माह तक कंटिन्यू एक कोर्स दिया जाता है डोट्स प्रणाली के तहत, और उसके द्वारा इलाज होता है। और इस रोग के अंदर व्यक्ति का जो पूरा इलाज है वो सरकार के द्वारा निःशुल्क होता है। तो ये क्षय रोग, टाइफाइड और भी कई प्रकार के रोग हैं जो कि जीवाणु के द्वारा होते हैं। और कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो कि हानिकारक के साथ साथ में लाभदायक भी होते हैं। पार्टी हमारा क्या है? मित्र और शत्रु। तो कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे लाभदायक हम बैक्टीरिया की अगर बात करें तो उसमें जैसे कि दही कैसे बनता है भाई? तो जैसे कि इधर दूध है और इस दूध में हम थोड़ा सा क्या डालते हैं? दही डालते हैं। तो दही में कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टो
बेसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं जो इस दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। तो दूध में जीवाणु कौन सी होती है भाई? लैक्टोबैसिलस। दूध में शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा। तो इस प्रकार से लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा हमारा दूध दही में बदल जाता है। तो ये लाभदायक या मित्र के रूप में कार्य करने वाला एक क्या है? जीवाणु। दूसरा देखिए कवक। कवक में उदाहरण के रूप में है राइजोपस और एक है पेनिसिलियम, और भी बहुत सारे हैं। पहला चित्र देखिए राइजोपस का है, जिसमें ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसको बीजाणुधानी के रूप में अपन जानते हैं। जब ये कवक की बीजाणुधानी जब परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ये फटने के बाद में यहाँ से क्या निकलते हैं? बीजाणु निकलते हैं और इधर उधर फैल जाते हैं। सामान्यतः कवकों को हम ऐसे पादप के रूप में भी जानते हैं जिन पादपों के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ऐसे पादप दूसरे जीवों से, विशेष रूप से सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। जैसे हम बात करें अचार की बात करें, अचार को अगर कुछ समय के लिए तेल से बाहर रख दिया जाए तो उस अचार के ऊपर फंगस या कवक लग जाते हैं। देखिए आपने सफ़ेद रंग की फफूंद। और विशेष रूप से वर्षा ऋतु के अंदर ये फंगस क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो कहाँ उगती है भाई? ये सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों के ऊपर। और इन कवकों के अंदर विशेष रूप से पोषक तत्व होने के कारण कुछ कवकों को हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि मशरूम होता है, बाजार में खूब बिकता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है। तो पोषक तत्वों से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं, और क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। तो जहाँ कई बार भी उगते हैं वहाँ पर सड़ी गली जो कार्बनिक पदार्थ हैं, पेड़ पौधे की पत्तियाँ, गोबर आदि होते हैं, उसमें ये उगते हैं। वर्षा ऋतु में जैसे इस समय आपने देखा होगा अपने आसपास कहीं पर कोई गोबर का रेवड़ा पड़ा हुआ है या पेड़ पौधे की पत्तियाँ पड़ी हुई है, सड़ा गला कुछ भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर सफ़ेद रंग की ऐसी छतरियाँ से आपने उगते हुए देखी होगी। तो ये राइजोपस है। इसी प्रकार से पेनिसिलियम है, जिसके द्वारा औषधि तैयार की जाती है। बहुत सारे कवकों से औषधि तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से लाभदायक भी हैं, और इसके अलावा सड़े गले पदार्थों का अपघटन भी करते हैं। और कुछ कवक हैं वो कुछ के अंदर रोग भी उत्पन्न करते हैं या लाभदायक को भी समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से लाभदायक और मित्रवत नुकसानदायक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखिए प्रोटोजोआ प्राणी किसे कहते हैं। तो प्रोटोजोवन से प्रोटोजोआ का तात्पर्य ऐसे प्राणी जिनका शरीर मात्र एक ही कोशिका से बना हुआ रहता है। जैसे बात करें यहाँ पर हम अमीबा। अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो मात्र एक कोशिका से बना हुआ रहता है। आकार देखिए इसका, ये जितना बड़ा चित्र आपको यहाँ पर बना के बताए गए हैं उतनी बड़े नहीं होते हैं। ये बड़ा इसलिए बनाया गया ताकि आपको आसानी से दिख जाए, लेकिन हाँ इसको अपन नगद आँख से देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है। ये सामान्यतः जो पानी होता है, स्थायी जल, उसके अंदर ही पाया जाता है, और इसी एक कोशिका के द्वारा तो संपूर्ण क्रियाओं को संपन्न करता है, जैसे कि श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, पाचन है, इन सभी क्रियाओं को संपन्न कर देता है। ये जो संरचनाएं होती है बाहर की निकली हुई, इसको क्या बोलते हैं? कूटपाद बोलते हैं या पादाप बोलते हैं। इनकी सहायता से ही गति करता है और चलता है, चलना, गति करना, और इसके अलावा भोजन को पकड़ना। यह आवश्यकता अनुसार इन अंगों को बना भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है, और इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। इसके बाद देखिए पैरामीशियम, इसको अपन कैसे कार्य कर सकते हैं? तो जैसे हमारे पैर के अंदर चप्पल होती है, जो हमारा जूता होता है, तो उसी पैर के जूते के समान इसका आकार होता है, और ये बाहर कुछ छोटे छोटे रेशों के समान संरचनाएं होती है जिसके द्वारा ये गति करता है। तो ये भी क्या है? एक कोश की जीव है। इसके बाद देखिए शैवाल की तरफ बात करें, तो शैवाल ऐसे सूक्ष्म पादप हैं जिसमें हरित लवक पाया जाता है। ये कहाँ होते हैं? तो जैसे आपने वर्षा ऋतु में अपने आसपास कोई पुराने भवन हो, ईंटों का भवन या जर्जर भवन हो, जहाँ से पानी रिस करके आता हो, तो उस भवन के ऊपर, उस दीवार के ऊपर आपको एक हरे हरे रंग की एक परत काई दिखाई देगी। तो उस काई में कौन से पादप हैं? ये सूक्ष्म जीव पादप शैवाल होते हैं।
ये हरे रंग के होते हैं और ये अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बना सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर है क्लेमाइडोमोनास, इस तरह आपको दिखाई दे रहा है क्लेमाइडोमोनास का है, तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इसके अलावा देखिए स्पाइरोगाइरा, ये रहा स्पाइरोगाइरा, इसमें भी अतिलवक होने के कारण ये अपना भोजन बना सकता है। और इसमें आप पढ़ेंगे कि इसमें द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो ये मुख्य रूप से जो 4 प्रकार अपने आते हैं सूक्ष्म जीवों के, वो ये हैं। कुछ उनके उदाहरण अपन जाने, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। कैसे याद करेंगे देखो, इन दोनों को याद करो। इसमें ये दोनों क्या है, पादप, कवक और शैवाल। इसमें हरितलवक नहीं है और इसमें हरितलवक है। 2 आते हैं जीवाणु, एक प्रोटोजोआ। तो जीवाणु में तो बहुकोशिकीय बैक्टीरिया आते हैं और इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। तो ये सभी प्रकार से अगर हम देखें तो इनमें से कुछ तो हैं वो हमारे लिए जीवों के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ ऐसे जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो शत्रु के रूप में कार्य करते हैं। एक बनता है दोस्तों वायरस, विषाणु। प्रश्न बनता है कि इसको सूक्ष्म जीवों की चारों की श्रृंखला में 5वें स्थान पर या इनके अंदर इसको क्यों नहीं रखा गया। तो देखिए विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको यदि हम होस्ट के शरीर से बाहर रखें, इसे सजीव के शरीर से बाहर रखें, जैसे वातावरण में कहीं पर ही पड़ा हुआ है, तो उस अवस्था में ये क्या होता है, निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। और जैसे ही किसी होस्ट के शरीर में प्रवेश कर जाता है, किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो ये उस सजीव की अंतःक्रिया को यूज करके या उस शरीर के सिस्टम को यूज करके सजीव बन जाता है और अपनी वृद्धि प्रारंभ कर देता है। तो सजीव के शरीर से बाहर तो निर्जीव है और अंदर पहुंचते ही क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। इसलिए इस वायरस को क्या कहते हैं, इसे सजीव और निर्जीव दोनों के योजक कड़ी के नाम से जानते हैं। और वायरस मित्रों कई प्रकार के होते हैं, जैसे इस समय चल रहा है आपके कोरोना वायरस। क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। तो इसका जो नाम कोरोना वायरस वो इसलिए है क्योंकि इस वायरस का आकार आपने देखा होगा। इस वायरस का जो आकार है वो क्राउन की तरह है, क्राउन जानते हैं, एक ताज की तरह। जैसे कि जो राजा अपने सिर के ऊपर क्या लगाता है, ताज लगाता है, तो ठीक वैसे ही इस वायरस का क्या होता है, आकार होता है क्राउन। क्राउन यानी ताज। तो ताज के जैसे इस वायरस का आकार होने के कारण इसको कोरोना वायरस और इसको अपन क्या बोलते हैं, कोविड-19 के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, COVID, कोविड-19। तो CO का मतलब होता है कोरोना, V for वायरस, I for इन्फेक्टेड, D for डिजीज, यानी कोरोना वायरस के द्वारा होने वाला संक्रमित रोग। और 19 नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि लगभग दिसंबर 2019 के अंदर इस वायरस की पहचान हो चुकी थी, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में बताया गया कि ये पहले प्रकृति में था, लेकिन ये विभिन्न कुछ जीवों के माध्यम से, ऐसा रिसर्च में आ रहा है, तो कुछ जीवों के माध्यम से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया। और ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद में आज हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगातार फैलता ही जा रहा है। और इसी कारण से इस पूरे संसार के अंदर एक महामारी, एक पेंडेमिक डिजीज के रूप में ये सामने आ रहा है, जिससे कई लाख लोग लगभग मर चुके हैं। इस समय लगभग 1,65,000 व्यक्ति पूरे देश में मर चुके हैं। हमारे देश में लगभग 50,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसे फैलने का जो प्रमुख कारण है वो आप सभी जानते हैं कि श्वास के द्वारा, खांसने छींकने के द्वारा ये आसानी से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो इसकी सुरक्षा जो उपाय हैं वो हम सभी को अपनाने हैं और अपना रहे हैं, तभी हम इससे बच करके रह सकते हैं। वैसे इतना भयानक वायरस ये नहीं है, क्योंकि सामान्यतः 80 से 85% लोगों की जो इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत है कि वो इम्यून सिस्टम इस वायरस को स्वतः ही ठीक कर देता है, नष्ट कर देता है।
लेकिन भयानकता तब होती है जब ये बहुत सारे लोगों में अगर फैल गया, तो 15 से 20% लोग भी अगर इससे अधिक प्रभावित हुए तो उनके इलाज में हमारे सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस रोग को इतना भयानक कहा जा रहा है। तो ये अपने क्या थे भाई, सूक्ष्म जीव थे। और देखिए सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो मैंने इसके बारे में बात की। तो सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं, एक कोशिक हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ हैं। बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल और कवक होते हैं। तो ये बर्फीले क्षेत्र से लेकर के जहाँ बर्फ जमी हुई रहती है वहाँ से लेकर के उष्ण स्थान जो कि बहुत अधिक गर्म है उन स्थानों पर भी ये रह सकते हैं, यानी इसके ऊपर ठंडे और गर्म का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे अभी इसके बारे में चल रहा था कि गर्मी की ऋतु मई जून के अंदर समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट इस गर्मी का नहीं पड़ा है। तो ये कहीं पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का जो सूक्ष्म जीव वो सभी स्थानों पर नहीं रह सकता, ये सबकी अलग अलग विशेषता होती है। तो ये दलदल में भी रह सकते हैं और मरुस्थल के अंदर भी रह सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल गर्मी है, बिल्कुल सूखा है, वहाँ भी रह सकते हैं, और जहाँ बहुत पानी भरा हुआ है वहाँ पर भी इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, और कुछ अन्य क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकृति में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो एक समूह के अंदर रहते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं, तो अलग अलग इनका होता है। सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में क्या संबंध है, तो ये मैंने भी बताया था कि सूक्ष्म जीव कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, शत्रु के रूप में होते हैं। जो लाभदायक होते हैं उनको अपने मित्र के रूप में समझते हैं या मानते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर दही, ब्रेड आदि को बनाने के लिए हम जैसे कि लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है उसका प्रयोग करते हैं, पर दही को बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से लाभदायक सूक्ष्म जीव हो गया। या फिर अपने हानिकारक जीवाणु की बात करें तो हमारे कई प्रकार की जो खाद्य सामग्रियाँ हैं वो उससे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग अपन वाणिज्यिक रूप में भी करते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो वर्गीकरण था सूक्ष्म जीवों का वो आपको समझ में आया होगा, और इससे आगे का जो भाग है वो अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट इस क्लास की जो भी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।